चलिए दोस्तों, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम और पोषण, उसमें कल हम लोग पार्ट 1 किए थे और जिसमें कल हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को फुल डिटेल्स में क्लियर कर लिए हैं। उसको देखना हो तो एक वीडियो होगा ऊपर, इसके देख लीजिएगा, नीचे होगा, नीचे, ठीक ना। तो आज हम लोग अगले 12 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम और पोषण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को फुल डिटेल्स में जानेंगे। तो अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो मेरी टैलेंट को आप लोग तो पहचानते ही होंगे, क्योंकि इस उसी वीडियोज़ में आपको याद हो गया होगा सभी प्रश्न, ठीक ना। मैं याद करने के लिए और रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, इसी वीडियोज़ में आपको याद हो जाएगा सभी यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ाई कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन अवशोषी अंग होता है। अब ये अवशेषी यानी वेस्टिजल ऑर्गन क्या होता है। तो मनुष्यों के बॉडी में पाया जाने वाला कोई ऐसा भाग जो हो लेकिन उसका कोई काम ना हो तो वह क्या हो जाएगा, वेस्टिजल ऑर्गन होता है। और ऐसे ही वेस्टिजल ऑर्गन कौन सा है, बहुत सारे, लगभग बोला जाता है कि 21 अवशेषी अंग हैं हमारे अंदर। तो यहाँ पर अवशेषी अवशेषी अंग कौन है। क नंबर ऑप्शन दिया है ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी कोलन, या ग अपेंडिक्स, या घ अनुप्रस्थ कोलन। यहाँ पर ये ऊपरीगामी असेंडिंग कोलन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर अधोगामी जिसको डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं, और घ अनुप्रस्थ कोलन जिसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। इंग्लिश भी आता है थोड़ा सा मुझे, ठीक ना। तो ये सब क्या है, कोलन के भाग हैं। ये तीनों जो हैं, कोलन जिसको लास्ट में लगा है, ये क्या है, कोलन के भाग हैं। और कोलन किसका भाग है, तो बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, कोलन और रेक्टम। और इसी कोलन के ये तीन भाग होते हैं, ऊपरीगामी, अधोगामी, अनुप्रस्थ, यानी असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अवशेषी अंग नहीं होगा ये कोलन, इसका राइट आंसर होगा ग नंबर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये जो पार्ट है वह क्या है हमारे बॉडी में, अवशेषी अंग यानी वेस्टिजल ऑर्गन है, यानी इसका कोई हमारे बॉडी में काम नहीं है। जैसे आप लोग किसी व्यक्ति को देखे होंगे कि बोलता है कि मुझे अपेंडिक्स हो गया है। अब ये अपेंडिक्स कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर छोटी आंत के ऊपर एक भाग होता है, ये छोटा सा ऐसे एक भाग होता है जो कि ऊपर से क्या होता है, यहाँ पर ऊपर से बंद होता है और नीचे से क्या होता है, खुला होता है। और छोटी आंत के ऊपर ये स्थित होता है। और अगर जब भोजन के कण जाते हैं छोटी आंत में और किसी कारणवश यहाँ से ये क्या हो गया, खुल गया, और भोजन के कण इस छोटी आंत में ना जाकर क्या किया, छोटी आंत में ना जाकर ये थोड़ा सा अगर इसमें चले जाते हैं ना, यहाँ पर इसमें चले जाते हैं ना, ऊपर वाला ये जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है इसमें ना, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। यहीं पर अपेंडिक्स वाला पार्ट जो होता है धीरे धीरे सड़ने लगता है, तो अब इंसान बोलता है कि क्या हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है। यानी सिंपल भाषा में समझे कि छोटी आंत से जब कोई भोजन के कण जाता है और किसी कारणवश यह अपेंडिक्स वाले पार्ट में चला जाता है, तो अपेंडिक्स क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है और यही हो जाता है इंसान को अपेंडिक्स। तो डॉक्टर क्या करता है, इसी पार्ट को, ये जो अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है, इसे काट कर बाहर निकाल देता है। और किसी इंसान में अपेंडिक्स कितनी बार, एक ही बार होगा, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद ये अपेंडिक्स वाला पार्ट जो होता है डॉक्टर क्या करता है, काट कर बाहर निकाल देता है। ठीक है, इतना डिटेल्स में हम लोग जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 14 नंबर कि मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, क नंबर मुख्य गुहा से, ख ग्रासनली, या ग अमाशय से, या घ यकृत से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मनुष्यों में भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो होती है मुख्य गुहा यानी माउथ कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मुख्य गुहा से ही भोजन का पाचन कैसे स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का आप लोग नाम सुने होंगे। अच्छा चलिए पहले इसे छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इंसान कोई थका हुआ है ना, थका हारा जब कोई इंसान आपके पास आ रहा है ना, तो उसे क्या कीजिए, चीनी का जूस पिलाइए उसे, ठीक ना, चीनी और पानी मिलाकर उसे पिलाइए। देखिए उसकी थकान जो होगी तुरंत गायब हो जाएगी। यानी अगर आप भी थके हुए हैं तो कोई मीठा चीज़ या ज़्यादातर चीनी जो है ले लीजिए, थोड़ी सी में लगेगा आपको कि सुपरमैन बन गए हैं, यानी आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है।
क्यों? क्योंकि चीनी जो होता है किसका भाग होता है? कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है भाई साहब। यहाँ पर राइटिंग देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त है मेरी, ठीक ना? हाँ, ये अंगुलियों से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना थोड़ी सी अच्छी है इससे मेरी राइटिंग, ठीक ना? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भाग होता है कौन सा? ये चीनी। और समझ जाइए कि माउथ कैविटी यानी मुख गुहा में ही चीनी का लगभग, कार्बोहाइड्रेट का लगभग 70% जो होता है क्या होता है? पाचन खत्म हो जाता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का लगभग 70% पाचन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, और इसीलिए तुरंत एनर्जी क्या होती है? हमें मिल जाती है। इसीलिए जब आप थके हुए हैं तो क्या कीजिए? चीनी पीजिए, पर ज़्यादा नहीं, वरना शुगर भी हो जाएगा, ब्लड शुगर। आगे पढ़ना है हमें ब्लड शुगर के बारे में भी, तो ठीक ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि मुख गुहा से ही भोजन का पाचन जो होता है क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। आप लोग ग्लूकोज का नाम भी सुने होंगे, C6H12O6, वह भी दिया जाता है, ग्लूकोज भी दिया जाता है। या एथलीट को दिया जाता है तुरंत एनर्जी पाने के लिए। एक क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में कि एथलीट को तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? मुख्य गुहा में ही पाचन लगभग ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? क म्यूकस कोशिका, या ख जाइमोजिन कोशिका, या घ अम्लजन कोशिका। बताइए आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ग, मूल पित्त वाहिनी। ये जो होगा जठर ग्रंथि का भाग नहीं होता है भाई साहब। और जितना आप लोग राइट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर याद है, नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक ना? और ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस पर व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं जा रहा है। क्यों? इतना नज़दीक आ गया है 10th क्लास का एग्ज़ाम और व्यूज़ नहीं जा रहा है, इसका मतलब 10th क्लास का कोई बच्चा नहीं है क्या जिद्दी एक टारगेट में? चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल पित्त वाहिनी। इसका श्रवण कौन करता है? तो इसका श्रवण कौन करता है भाई साहब? कल बताया था ना, लीवर करता है। यकृत, जिसको जिगर बोलते हैं, जिगर में दम बा बोला जाता है ना एक डायलॉग। तो क्या होता है? मूल पित्त वाहिनी जो होता है लीवर बनाता है। और ये सब जो होता है म्यूकस, जाइमोजिन और अम्लजन, ये जो होता है ये जठर ग्रंथि का भाग होता है। जठर ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अम्ल, मुख्य, भीतीय और अम्लजन। ऐसे याद रखिएगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको सब याद करवा दूंगा वीडियोस में ही। ये कोई क्या है? इंसान है। इंटरेस्टिंग तरीका से देखिए यहाँ पर, ये कोई क्या है? मेढक जैसा लग रहा है, नहीं, ये क्या है? यहाँ पर इंसान है। और ये जो लड़का है भाई साहब, इनका नाम क्या है? एक अच्छा इनका नाम रख देते हैं सलेश, ठीक ना? इनका नाम क्या रखते हैं? सलेश। तो ये सलेश नाम के एक लड़का है, और ये देख रहे हैं एक घर की तरफ जिनमें इनका कोई है अब ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक दीवार है, और वो क्या देख रहे हैं? उस दीवार की तरफ, इस दीवार की तरफ ये भाई साहब देख रहे हैं। तो एक लड़का बोला कि भाई उस दीवार की तरफ मत देखिए। क्यों? क्योंकि इस दीवार में क्या है? गोबर पथा हुआ है। इस दीवार में क्या है? गोबर पथा हुआ है। इस दीवार की तरफ आप मुंह करके यानी चेहरा करके खड़ा मत होइए, क्योंकि दीवार में क्या है? भीति जिसको बोलते हैं हम लोग गांव में, तो भीति में क्या है? गोबर पथा हुआ है। अगर आप इस स्टोरी को अच्छी तरीके से सुने होंगे तो आपको बिल्कुल ये यहाँ पर जठर ग्रंथियों के 3 कोशिका याद हो गया होगा। यहाँ पर सलेश नाम का लड़का है, और क्या है? सलेश नाम का लड़का एक दीवार की तरफ, एक भीति की तरफ देख रहा है। तो कोई लड़का बोलता है यहाँ पर, ओए 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 उस तरफ मत हो, क्योंकि दीवार में क्या है? गोबर पथा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सलेश से सलेस्मा, मुख से मुख्य, और भीति से भीति होता है। तो यहाँ पर जठर ग्रंथि के 3 कोशिका कौन होता है? सलेश से सलेस्मा, मुख्य से मुख्य कोशिका, और यहाँ पर भीति से भीतीय कोशिका। और सलेस्मा को ही म्यूकस कोशिका बोला जाता है। ये कैसा देखिए यहाँ पर, और श्लेष्मा को ही म्यूकस कोशिका बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर मुख्य को
जाइमोजिन बोला जाता है, मुख्य कोशिका को जाइमोजिन बोला जाता है और भित्तीय को अम्लजन बोला जाता है। तो जठर ग्रंथि के 3 कोशिका होता है, मुख्य और यानी श्लेष्मा, मुख्य और भित्तीय, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 नंबर, इनमें किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। देखिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन नहीं है, इन सब को आप क्वेश्चन मत समझिए भाई साहब, आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग निभाएंगे ये सब। अपेंडिक्स आपने समझ लिया, अब ये समझते हैं कि भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है किसके कारण। यानी हमारे अंदर इस मुख गुहा के नीचे एक होता है श्वास नली और एक होता है ग्रास नली, और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन थोड़ा सा यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ जाएं भाई, हम श्वास नली में जाएं या ग्रास नली में जाएं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन पर एक ढक्कन होता है। किस पर? तो श्वास नली पर एक ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इसे बोलते हैं। और ये जब हम श्वसन करते हैं तो क्या होता है, ये हवा की दबाव से खुल जाता है और हमारा ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वाला जो हवा होता है क्या होता है, अंदर चला जाता है। लेकिन 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 जब भोजन आता है तो ये भाई साहब क्या कर लेता है, श्वास नली को प्रोटेक्ट कर देता है, ढक देता है एपिग्लोटिस, कि भोजन के कण इस श्वास नली में ना जाएं। अगर आप खा रहे हैं चावल और चावल का 5-6 दाना अगर इस श्वास नली में चला गया, ये आपकी हैं यहाँ पर ये 2 देखिए, यहाँ पर एक ग्रास नली हो गया, एक श्वास नली। अब आप खा रहे हैं और भोजन आपके इस श्वास नली में चला गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना भाई साहब। और ये जब श्वास नली आपका क्लोज हो जाएगा तो जब श्वसन करेगा इंसान तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से श्वसन नहीं हो पाएगा। और जब श्वसन नहीं हो पाएगा तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, विखंडन से ऊर्जा नहीं मुक्त होगा, और ऊर्जा मुक्त नहीं होगा तो सारी कोशिकाएं डेथ हो जाएगी, सारी कोशिकाओं की, और जिससे हमारी भी डेथ हो जाएगी। इसे हम लोग श्वसन वाला चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट यानी एपिग्लोटिस वैसा ढक्कन होता है जो श्वास नली को क्या करता है, ढक कर रखता है, और इसी के कारण मुख्य गुहा से भोजन जो होता है श्वास नली में नहीं जाता है भाई साहब, ठीक ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है। तो देखिए फुल डिटेल्स में पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन जो है पूरा डिटेल्स में उसे चेक कीजिए, और ऊपरी ऊपरी ज्ञान से कुछ नहीं होगा भाई साहब, नंबर प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ऊपरी ज्ञान मत लीजिए, सिर्फ पूरा डिटेल्स में जाकर हम लोग चेक करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। काइम क नंबर, ख नंबर सकस एंट्रिकस, ग नंबर रहने दीजिए इसे ये घ नंबर चाइल्ड। तो क्या होता है, छोटी आंत में जब भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है ना भाई साहब, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है चाइल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर घ। अब ये काइम क्या होता है, तो जब अमाशय में भोजन जाता है तो लगभग 4 से 5 घंटा कहाँ रहता है, अमाशय में ही। और इस 4 से 5 घंटा में भोजन पर जबरदस्त एंजाइम आते हैं, जठर ग्रंथि आती है, हाइड्रोक्लोरिक आता है, ये सब सारे एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उसे छोटे छोटे लुगदी में टुकड़े में बांट देते हैं, और वहीं क्या कहलाता है, काइम। तो अमाशय में भोजन का जो लुगदी बना होता है ना, वही होता है काइम। और इसके बाद अमाशय से कहाँ पर जाता है, आप लोग भोजन का डायरेक्शन देखे हैं, नहीं देखे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वीडियो डाला गया है, आप लोग तो देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर जानिएगा कि मुख्य से जब इंसान भोजन करता है तो उसके बाद ग्रास नली में आता है, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में। तो यहाँ पर जब अमाशय से कहाँ जाता है, छोटी आंत में, अमाशय से छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में भी क्या होता है, बहुत सारी यहाँ पर सकस एंट्रिकस, यहाँ पर सकस एंट्रिकस यानी छोटी आंत के ये जो ग्रंथियाँ होती हैं सकस एंट्रिकस श्रवण करती हैं। तो सकस एंट्रिकस, और वहाँ से लीवर से बाइल आता है यानी पित्त आता है, और अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है, और ये सब प्रक्रिया किस में होता है, छोटी आंत में जब भोजन जाता है तब बाइल जूस आएगा,
अग्नाशय रस आएगा, अग्नाशय जूस आएगा, उसके बाद सकस एंट्रिकस आएगा और सभी छोटी आंत में ये सब क्या करते हैं एंजाइम, इस पर जो भोजन आ गया है उस पर अटैक करके इसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और पूरी यहाँ पर भी जब भोजन का लुगदी बन जाता है ना तो वही कहलाता है आपका चाइल। भोजन आमाशय में जब लुगदी बन जाता है तो वह होता है काइम, और भोजन जब छोटी आंत में लुगदी बन जाता है तो वह होता है चाइल। आमाशय पहले आता है ना, आमाशय पहले आता है ना, छोटी आंत बाद में आता है। उसी तरह ये को पहले आता है ना क ख ग में और च छ ज में, उसके बाद में चन आता है, पहले क ख ग फिर बाद में च छ ज झ। तो यहाँ पर पहले होगा काइम, उसके बाद होगा चाइल, क्योंकि और यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा कि पहले आमाशय आता है और फिर छोटी आंत आता है। कंफ्यूज नहीं होगे ना आप लोग अब कि अगर आमाशय में गया है तो पहला होगा और इसके बाद क ख ग घ अंग, फिर उसके बाद च से स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाद छोटी आंत में गया होगा तो क्या होगा, चाइल। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नांकित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा जो होगा अमीबा अपना भोजन जो होता है ग्रहण करता है। और अमीबा का चित्र आप लोग देखे हैं, ये क्या हो गया, अमीबा, हई हो गया अमीबा, हई हो गया अमीबा, हई हो गया अमीबा। अब बोलेंगे पगला रहा है का, क्यों ना चित्र खुद जौन मनते उन खींच रहा है और बोल रहा है कि अमीबा है। देखिए भाई साहब, अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे मन तैसे बना दीजिए। लेकिन ये बगलवा जब देखता है ना कि भोजन ऐजा है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इस तरफ आने लगता है। जब इस लगन में हम लोग क्या करते हैं, पूरी देखते हैं तो क्या होते हैं, धीरे धीरे उस टेंट की तरफ जाने लगते हैं ना। उसी तरह ये अमीबा भी क्या होता है, जिस तरफ भोजन देखता है ना धीरे धीरे अट्रैक्ट होता है, यहाँ पर आता है और फिर अपने कुटपादों की मदद से इन्हें क्या कर लेता है, अपने अंदर भेज देता है इन भोजन को। ठीक है। तो अमीबा जो होता है भोजन ग्रहण करता है किससे, तो कुटपाद की मदद से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है भाई साहब, देखिए ये है अमीबा, अभी देख लीजिए ये क्या है, अमीबा है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कि 19 नंबर, ओहो संभल जा जरा, क्यों इधर उधर जा रहा है, पीडीएफ संभल जा जरा, दिल को मत लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 19 नंबर। 19 नंबर क्या है, निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में से एक नहीं है? यानी अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में से एक कौन नहीं है, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण या अपघटन। तो देखिए भाई साहब, अमीबा जो होता है ना बिल्कुल प्राणी समपोषी होता है, यानी यह बिल्कुल मनुष्य की तरह अंतःग्रहण भी करता है, पाचन भी करता है और बहिष्करण भी करता है। बहिष्करण यानी बाहर भी निकालता है, भोजन करता भी है, पचाता भी है और बाहर भी निकालता है। लेकिन इसमें अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डीकम्पोजिशन यानी अपघटन हो जाएगा भाई साहब। ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? यानी किस अंग में होता है अमीबा में भोजन का पाचन? कूटपाद में क नंबर, ख नंबर भोजन रसधानी में, या घ केंद्रक में, या घ साइटोप्लाज्म या कोशिका ध्रुव में। तो इसका राइट आंसर नंबर ख हो जाएगा, भोजन रसधानी में। भोजन रसधानी में ही अमीबा का जो होता है पाचन स्टार्ट हो जाता है और पाचन खत्म भी भोजन रसधानी में ही हो जाता है। पहले भोजन यह करता है अपने कुटपादों की मदद से, यह क्या करता है भोजन को अंदर ले जाता है, वहाँ से भोजन रसधानी में इसका पाचन होता है, फिर कोशिका द्रव के पास जाता है और कोशिका द्रव से इसके पूरे शरीर के अंदर घूमता है, इसमें ये जो भोजन पचा हुआ, ठीक ना, ब्लड में डिवाइड होकर, ब्लड में परिवर्तित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? भोजन रसधानी से, या ख सिलिया से, या ग कोशिका मुख से, या घ केंद्रक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ग, कोशिका मुख यानी साइटोप्लाज्म से
इसका राइट आंसर कोशिका मुख हो जाएगा। यानी पैरामीशियम भी बिल्कुल अमीबा के जैसा होता है और इसमें भोजन को ग्रहण करने का एक निश्चित स्थान होता है और वह कहलाता है कोशिका मुख। लेकिन अमीबा में ना भोजन ग्रहण करने का स्थान होता है और ना बाहर निकालने का, ना अंदर लेने का इसको भोजन स्थान होता है और ना बाहर निकालने का। जेने मन तेने से अंदर ले जाता है, जेने मन तेने से बाहर बिक देता है। यही ना ठीक है भाई साहब। और ये पैरामीशियम तो एक निश्चित स्थान बना लिया है। जैसे हम लोगों को मुख से भोजन करते हैं ना, तो इहो करता है मुख से, लेकिन कौन मुख से? कोशिका मुख से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, अमीबा में पोषण किस प्रक्रिया के यहाँ पर नीचे एक चित्र में दर्शाया गया है। ये नीचे एक अमीबा का चित्र बना दिया, चार अमीबा का चित्र बनाया है और बता रहा है, बोल रहा है कि ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है। इसे देखकर बताना है आपको कि अंतःग्रहण क नंबर हो रही है, ख नंबर पाचन हो रहा है, या घ नंबर बहिष्करण, या घ नंबर प्रचलन होता है, प्रचलन हो रहा है। अब ये प्रचलन नया वर्ड आया। अंतःग्रहण और पाचन और बहिष्करण तो समझ गए हैं। ये प्रचलन जो होता है ना, यह पैरामीशियम ऐसे होता है। चित्रों बनाने मुझे नहीं आता है थोड़ा सा भी। ये पैरामीशियम जो होता है ऐसे होता है, ठीक ना, लगभग। और इसमें ये जो होता है कांटेदार, ये सिलिया होता है। और यही सिलिया क्या करता है? भोजन जब देखेगा यहाँ पर तो यहीं घुमाकर उसे यहाँ पर कोशिका मुख के पास लाता है। तो यही सिलिया में क्या होता है? प्रचलन होता है, यानी चलने की प्रक्रिया। सिंपल भाषा में समझे तो यह क्या करता है? इधर उधर आता है और आकर क्या करता है? भोजन को यहाँ कोशिका मुख के पास लेकर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि पैरामीशियम जो होता है क्या करता है? कोशिका मुख से ही भोजन को अंतः ग्रहण करता है ना। तो यहाँ पर ये देख रहा है कि अमीबा में पोषण की कौन सी प्रक्रिया इस चित्र में दिया गया है। तो क नंबर देख रहे हैं कि यहाँ पर भोजन है और यहाँ पर केंद्रक है, फिर यहाँ पर केंद्रक है और भोजन यहाँ पर, फिर यहाँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? ये बाहर निकाल रहा है भोजन को। देखिए यहाँ पर भोजन पहले इसके पास था, फिर इसके दूर आया, फिर इससे और दूर गया और फिर इससे बहुत दूर चला गया। दूर दूर आ रहा है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है? भोजन पहले अंदर था, फिर थोड़ा सा पास में आया और फिर थोड़ा सा दूर और फिर बहुत दूर हो गया। यानी लग रहा है कि क्या कर रहे हैं? भोजन को निकाल रहा है। और यही निकालने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहिष्करण। तो अमीबा क्या करता है? इस चित्र में बहिष्करण की प्रक्रिया कर रहा है भाई साहब। ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्यों के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्यों के आहार नाल की लंबाई जो होती है ना भाई साहब, 8 से 10 मीटर होती है। सेंटीमीटर नहीं, मीटर होती है। और ये अब आप समझिए कि आहार नाल क्या होता है ना। तो आहार नाल जो होता है मुख्य गुहा से, यहाँ पर मुख्य गुहा से यानी खाने वाला से और निकालने वाला के बीच की ये जो लंबाई होती है ना, वही होता है आहार नाल। और इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। और यह एक क्या होती है? कुंडलित यानी कुलाइड रचना होती है। और यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार के पास क्या होती हैं? फैली होती हैं। ठीक है, तो ये समझ गए इसकी चौड़ाई नहीं होती है। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्यों को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है। तो मनुष्यों में भोजन के भोजन के स्वाद कैसा है। जैसे आजकल लगन चल रहा है, दम भर दबा कर खाइए रहे होंगे, तो भोजन का कोई पूछने आता है ना कि भोजन कैसा था, तो इसका स्वाद हमें किससे मालूम होता है। तो यहाँ पर आपकी ये जो जीभ होती है ना, ये क्या होती है? जीभ। और जीभ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? ऐसे ऐसे कण होते हैं और वही कहलाती हैं स्वाद कलियाँ। और जीभ के बारे में अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं ना, तो एक वीडियो डाल दिया हूँ मैं, लेकिन आप लोग तो देखे नहीं होंगे, देख लीजिएगा। तो मनुष्यों में भोजन का स्वाद जो होता है किसके द्वारा पता चलता है? तो स्वाद कलियों द्वारा, प्यूपिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्यूपिल द्वारा जो होता है क्या होता है? यहाँ पर स्वाद का पता चलता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि कुत्तों का जीभ जो होता है लटका हुआ क्यों होता है। तो कुत्तों का जीभ आप लोग देखे होंगे कि ये क्या होता है? लटका हुआ होता है। क्यों?
क्योंकि हमारी गर्दन के बीच एक होती है वाइड नाम की हड्डी, वाइड नाम की हड्डी होती है, और उसी से ये जो जीभ होता है ना चिपका होता है। वाइड नाम की हड्डी से क्या होता है, ये जीभ चिपका होता है, और इसी के बीच के गैप जो होता है ना कुत्तों में ज़्यादा होता है और इंसान में थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए इंसान की जीभ ज़्यादा बाहर नहीं आ पाती है और कुत्तों की बहुत ज़्यादा ही आ पाती हैं, इस वाइड नाम की हड्डी के कारण ही। ठीक ना।